आइए एक रोचक कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसे प्रयोग की है जिसने भौतिक विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी, हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बदल के रख दिया। 1887 की बात है। जर्मनी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज, अरे इन्हें तो आप जानते होंगे। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। हाँ जी, तो वही वैज्ञानिक हैं। तो इनसे अनजाने में एक खोज हो गई। बात ये थी कि जब किसी धातु पर पराबैंगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट गिरती है तो कभी कभार इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती है। इस परिघटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो लाइट से आप प्रकाश ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन यानी कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन से आप विद्युत शब्द को ग्रहण कर सकते हैं। अब बात ये थी कि इस प्रयोग के बाद भौतिक विज्ञान हिल चुका था। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या खास था इस प्रयोग में जिसने भौतिक विज्ञान को हिला डाला। आखिर ऐसा क्या खास था इस प्रयोग में जिसके बाद प्रकाश को समझने के लिए हमें नए सिद्धांतों को लाना पड़ा। और आखिर ऐसा क्या खास था इस प्रयोग में जिसने हमारे दृष्टिकोण को ही बदल दिया। इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें प्रयोग के विस्तार में जाना होगा। अच्छा, एक रोचक तथ्य ये कि इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले ही प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज लिया गया था और करीब 10-15 सालों के प्रयोगों के बाद लोगों को पता चला कि आखिर हो क्या रहा है। तो इन सब प्रयोगों का सार ये है कि लोग ये पता लगाना चाहते थे कि प्रकाश के गुणों में बदलाव करने से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में क्या क्या बदलाव आते हैं। ज़रा और गहराई से देखें तो प्रकाश के लिए दो चीज़ें हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। एक है प्रकाश की चमक यानी कि ब्राइटनेस। अगर और तकनीकी भाषा में आप बात करें तो आप इंटेंसिटी या फिर तीव्रता लिख सकते हैं। इंटेंसिटी या तीव्रता, ये उतनी ऊर्जा है जो कि 1 मीटर वर्ग क्षेत्र पर 1 सेकंड में गिरती है। दूसरी चीज़ जो प्रकाश के लिए हम बदल सकते हैं वो है प्रकाश का रंग यानी कि उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। अब प्रकाश के लिए इन दो चीज़ों को हम बदलेंगे एक एक करके और हम ये पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के गुणों में क्या बदलाव आ सकता है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स के वो कौन से गुण हैं जिनमें बदलाव आ सकता है। तो पहला गुण है प्रकाश में बदलाव करके इलेक्ट्रॉन जिस गति से बाहर निकल रहा है वो गति बदल सकती है। यानी कि मैं यहाँ पर गति के बजाय गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रॉन या तो तेज़ी से बाहर निकले शूं या फिर धीरे धीरे बाहर निकले ऐसे करके। तो प्रकाश में बदलाव करने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बदल सकती है। दूसरी चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए बदल सकती है वो है इलेक्ट्रॉन का स्वाद। मजाक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ना तो खट्टे होते हैं ना मीठे होते हैं। तो दूसरी चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए बदल सकती है वो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो प्रकाश में बदलाव करने से क्या पता बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएं या फिर बहुत कम संख्या में बाहर निकले। तो मैदान साफ है, प्रकाश के गुणों में बदलाव करने से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में क्या क्या बदलाव आते हैं हमें वो देखना है। कुछ लोगों में जिज्ञासा जागी होगी कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे मोटे नन्हे मुन्ने होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा कैसे नापी होगी, उनकी संख्या कैसे नापी होगी। इनको नापने के लिए लोगों के पास में एक चीज़ हुआ करती थी, वो होती थी अक्कल। तो लोगों ने काफ़ी अक्कल लगा करके अनेक प्रयोगों का निर्माण करा और उससे इन चीज़ों का पता लगा दिया। यदि आपको वास्तव में बड़ी उत्सुकता है तो आने वाले कुछ वीडियो में हम उनकी बात कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इन प्रयोगों के ऐसे क्या परिणाम आ गए कि लोग एकदम भौचक के रह गए। तो इससे पहले कि मैं आपको परिणाम बताऊं, ज़रा वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ते हैं। तो एक महान वैज्ञानिक रिचर्ड फिनमैन का कहना था, किसी भी सिद्धांत की सार्थकता है वो है उसके अनुमान लगाने की क्षमता से। तो हम क्या करेंगे, उस समय के प्रचलित सिद्धांत विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को लेकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को लेकर अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश के गुणों में बदलाव करने से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में क्या बदलाव आने चाहिए। और फिर हमारे जो अनुमान हैं उनको वास्तविक परिणामों से तुलना करने की कोशिश करेंगे। यदि मेल खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी थ्योरी सराहनीय है, हमारा सिद्धांत सराहनीय है। यदि मेल नहीं खाते तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि हमें सिद्धांत बदलने की आवश्यकता है। तो चलिए चालू करते हैं तीव्रता से। यदि हम आवृत्ति को ना बदलें, सिर्फ तीव्रता को बढ़ा दें, तो हमने चमक बढ़ा दी, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? क्या गतिज ऊर्जा तेज हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी? क्या लगता है आपको?
आप वीडियो पॉज करके सोच भी सकते हैं। अच्छा, तो अब हमें ये लग रहा है कि यदि हम प्रकाश की ऊर्जा बढ़ा दें, उसकी तीव्रता बढ़ा दें, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऊर्जा लेकर के ज़्यादा गतिज ऊर्जा से बाहर निकलने चाहिए। तो गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी आनी चाहिए अगर हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो। यह है हमारा अनुमान। और वास्तविक प्रयोग में ये पता चला, पता है क्या पता चला? हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अप्रभावित रहती है। यस, अप्रभावित रहती है तीव्रता से। और ये आखिर कैसे हो सकता है? हाँ, यही इस लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक उदाहरण लेने के लिए आप प्रकाश और इलेक्ट्रॉन, इनकी बजाय आप पानी की लहरें और कश्ती की कल्पना करिए। तो यहाँ पर आप लोग सहमत होंगे कि यदि एक बहुत ऊंची लहर आती है तो कश्ती को काफ़ी अधिक गति से उछाल देगी, उसकी गतिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यदि ऊंचाई ज़्यादा होती है, तीव्रता ज़्यादा होती है, तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए। मगर इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। यदि हम तीव्रता को बदलते थे तो इलेक्ट्रॉन जिस गति से बाहर निकलते थे वो गति बदलती नहीं थी, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि हमें यह अवश्य पता चला कि तीव्रता को बढ़ाने से निकल रहे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है और तीव्रता कम करने से निकल रहे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है। मगर न जाने क्यों गतिज ऊर्जा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, अब वक्त है दूसरे अजूबे का, और ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा अजीब है। इस बार लोगों ने प्रकाश के रंग को बदला मगर तीव्रता को वही रहने दिया। यानी कि फ्रीक्वेंसी को बदला गया, आवृत्ति को बदला गया, मगर इंटेंसिटी को नहीं बदला। और आपको पता है उन्हें क्या पता चला? उन्हें पता चला कि आवृत्ति को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या? और आवृत्ति को कम करने से इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी और कम फ्रीक्वेंसी तो कम काइनेटिक एनर्जी। ये तो बहुत ही अजीब है। आप अगर इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि यदि आप तीव्रता को अच्छा खासा रखें मगर आवृत्ति को कम करते जाएं तो निकल रहे इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा भी कम होती रहेगी और एक आवृत्ति ऐसी आएगी जिसके लिए निकल रहे इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। यानी कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसके लिए ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और उससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। यानी कि आवृत्ति की एक दहलीज है जिसके नीचे की आवृत्ति इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल पाती और हमें कोई प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं मिलता। तो इस दहलीज वाली आवृत्ति का हमने नाम भी रख रखा है। इसका नाम भी बड़ा रोचक है, दहलीज से मिलता जुलता। इसका नाम है देहली आवृत्ति। इसको अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इस फ्रीक्वेंसी के नीचे वाला प्रकाश कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दे पाता। एक उदाहरण लेते हैं, जो तांबा है, कॉपर, उसकी देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज है, 10⁻15 हर्ट्ज है। और जो हमारा दृश्यमान प्रकाश होता है उसकी आवृत्ति इससे थोड़ी कम होती है। अब यदि आप दृश्यमान प्रकाश, विजिबल लाइट को तांबे पर चमकाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अब एक क्या, आप 20 टॉर्च जलाइए और 20 दिनों तक जलाइए तो भी कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और यदि हमने एक ऐसी आवृत्ति ली जो कि देहली आवृत्ति से ज़्यादा है, भले ही तीव्रता बहुत कम हो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे, हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव ज़रूर मिलेगा। तो ये बहुत ही अजीब था लोगों के लिए। यदि आप यहाँ पर तीव्रता को नहीं बढ़ाएं और आवृत्ति को बढ़ाने लगें तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा अधिक गति से बाहर निकलने लगेंगे। यदि आप इसे लहर और कश्ती के उदाहरण से देखें तो वहाँ पर ऐसा होगा कि आवृत्ति बढ़ाने से, यानी कि 1 सेकंड में आने वाली लहरों की संख्या बढ़ाने से हमारी नाव अधिक गति से उछलनी चाहिए। कितना अजीब है। और देहली आवृत्ति वाला तो इससे भी ज़्यादा अजीब। मान लीजिए देहली आवृत्ति है 5, तो अगर हमारे पास में एक बड़ी लहर आती है 1 सेकंड में तो वो नाव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और हमें कम से कम 5 लहरें चाहिए होंगी नाव का कुछ करने के लिए। तो इसलिए लोग बड़े असमंजस में थे कि आखिर प्रकाश और इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में हो क्या रहा है। आखिर यहाँ पर ये आवृत्ति में इतना क्या खास है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर ही निर्भर क्यों करती है?
और उसकी तीव्रता पर निर्भर क्यों नहीं करती। इसके अलावा लोगों के सामने ये भी प्रश्न था कि यहाँ पर देहली आवृत्ति ही क्यों आती है, देहली तीव्रता क्यों नहीं आती। तो ये पहेलियाँ लोगों के सामने मौजूद थी और लोग इनका उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अब वक्त है तीसरे और आखिरी अजूबे का। ये टाइम डायलेशन यानी कि प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच के समय के अंतराल से संबंधित है। पहले हम उस समय की प्रचलित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, उसको प्रयोग करके ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि समय का अंतराल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और फिर मैं आपको परिणाम बताऊंगा। तो यदि हम प्रकाश को तरंग माने और यहाँ पर धातु में करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यदि तरंग आकर के इनसे टकराती है तो उसकी ऊर्जा इन सब में बढ़ जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में जो ऊर्जा आएगी उसका भाग बहुत कम होगा। यानी कि निकलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा बटोरने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ समय लग जाएगा। तो हमारे हिसाब से समय लगना चाहिए, और यदि गणना करके देखा जाए तो पता चलेगा कि कम तीव्रता के लिए समय होगा 3-4 दिन, और यदि तीव्रता अच्छी खासी है, अच्छी खासी इंटेंसिटी है, तो हमें कुछ घंटे तो लग ही जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा आपने तीव्रता कर दी तो कुछ मिनट तो लग ही जाएंगे। यानी कि समय का अंतराल होना चाहिए। और आपको पता है वास्तविक प्रयोग से परिणाम क्या मिला? उससे परिणाम ये मिला कि यदि हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है तो वो एक तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत बाहर निकलते हैं। तो आप देहली आवृत्ति से ऊपर कोई भी आवृत्ति रखिए और जो मर्जी चाहे वो तीव्रता रखिए, कुछ भी तीव्रता रखिए, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है तो वो तुरंत होता है, वरना होता ही नहीं। ये बहुत ही अजीब था। यहाँ पर देरी क्यों नहीं हो रही? आखिर इलेक्ट्रॉन तुरंत कैसे निकल पा रहे हैं? यहाँ पर समय का अंतराल ना के बराबर क्यों है? तो ये भी प्रश्न लोगों को हिला करके रख रहा था। और अब आप जानते हैं 3 अजूबे देखने के बाद कि आखिर क्यों ये प्रयोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक था। आखिर क्यों तरंग सिद्धांत से काम चलने वाला नहीं था, हमें प्रकाश को समझने के लिए नए सिद्धांत की आवश्यकता थी। उस समय तो ये भी माना जाता था कि भौतिक विज्ञान खत्म होने वाला है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और हम जानते हैं कि प्रकाश एक तरंग है। मगर उतने में ये प्रयोग आ गया जिसने सबकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। मगर उसके बाद कहानी में बड़े ज़बरदस्त किरदारों का आगमन हुआ, जैसे कि मैक्स प्लैंक, हाइजेनबर्ग, डी ब्रॉग, नील्स बोर और हमारे पसंदीदा एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने भौतिक विज्ञान के क्रांतिकारी विचारों को रखा। उनमें से एक दृष्टि प्रकाश की कणीय प्रकृति, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट थी, जिससे इस प्रयोग को समझा जा सकता है। अब हम ये समझ पाए कि आखिर क्यों ये प्रयोग इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक था जिसने क्वांटम क्रांति की दिशा दिखाई।